नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं होने वाले हैं। हम मार्केट में चल रहे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा होती है। इस क्वेश्चंस के साथ ही हम आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स भी देंगे क्वेश्चंस रिलेटेड और कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास को। तब तक के लिए आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपको यूजफुल जरूर लगेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2024 को ईडीसीआईएल विद्या अंजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो विद्या अंजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम यानी कि एजुकेशन रिलेटेड कार्यक्रम है। तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ये है आर्टिकल जिसमें बताया गया है कि एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान लॉन्चेस विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसको कहां पर लॉन्च किया गया? रंग भवन, ऑल इंडिया रेडियो, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को, जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल्स पे भी इसको लाइव किया गया था। और देखिए इसके बारे इसमें है क्या, इस प्रोग्राम को लॉन्च सेरेमनी हुई थी जिसको लॉन्च किया श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। 6 फरवरी 2024 को इस अ, विद्यांजलि कार्यक्रम स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एज अ डेमो मतलब यहाँ पे आए थे धर्मेंद्र प्रधान और इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रदान की है। इसी तरह से जो मेधावी छात्र हैं और गरीब वर्ग से आते हैं उन सभी को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी इस प्रोग्राम के तहत। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है गुणवत्ता यानी कि उच्च शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन, उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच के अवसरों में एक अवसर प्रदान करना है। इस पहल के तहत माध्यमिक से उच्च शिक्षा तक साधनहीन मेधावी विद्यार्थियों को निर्बाध शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षित भारत की ओर यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, यानी कि जो कैपेबल नहीं है उसको भी स्कॉलरशिप प्रदान करके आगे बढ़ाया जाए और वो पीछे ना रहे। यह आयोजन देश में शैक्षिक समावेशिता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को ये मजबूत करेगा। ऑब्वियसली ये मजबूत करेगा, अगर जो जरूरतमंद स्टूडेंट है अगर उसको इसका लाभ मिलता है तो जरूर यह हमारे देश में शिक्षा को और सामाजिक आर्थिक उत्थान को जरूर बढ़ावा देगा। विद्यांजलि कार्यक्रम के बारे में हम जानते हैं। एक विद्यांजलि कार्यक्रम जिसके बेस पे इस स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में शिक्षा पर्व के अवसर पर लॉन्च किया था। विद्यांजलि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक स्कूल स्वयं सेवक प्रबंधन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम समुदायों और संगठनों और स्वयं सेवकों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों से जुड़ने के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, और एक बात कि जो विद्यांजलि कार्यक्रम है ये हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसी के तहत एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ताकि स्कॉलरशिप प्रदान करके जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिल सके। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ही एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने या उस बॉर्डर को बंद करने का निर्णय लिया है? तो म्यांमार के साथ। हमारा बॉर्डर म्यांमार के साथ जो लगता है वहां पर हमारे जो अमित शाह हैं उन्होंने घोषणा की है कि हम उस बॉर्डर को बंद करेंगे, यानी कि फेंसिंग लगाएंगे, बाड़ खड़ी करेंगे। क्योंकि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां से बहुत ही अवैध तरीके से लोग आते जाते रहते हैं। इससे हमारे देश में माइग्रेशन बढ़ रहा है, इलीगल माइग्रेशन हमारे देश में जिसकी वजह से बढ़ रहा है। इसलिए अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। इस आर्टिकल में हम समझ सकते हैं कि अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो कि बॉर्डर्स और जो हमारे जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस यानी कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डील करते हैं अमित शाह होम मिनिस्टर। गवर्नमेंट टू फेंस इंटायर इंडो म्यांमार बॉर्डर टू इनहांस सर्विलांस। देखिए
जो इंडो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उसको, पूरे बॉर्डर को फेंसिंग की जाएगी उस पूरे बॉर्डर को। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार 1643 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर है। 4 स्टेट्स, आप इस मैप में देखिए आगे, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। टोटल 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये है म्यांमार। बॉर्डर्स लगते हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है पर दिख रहा है क्लियरली। देखिए म्यांमार का टोटल बॉर्डर 1643 किलोमीटर का है और 4 राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल के साथ इसके इन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं। खास करके यहाँ पे जो मिजोरम और मणिपुर वाला जो पार्ट है, यहाँ से बहुत ही ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, यानी कि म्यांमार से लोग बड़े आसानी से, म्यांमार के जो लोग हैं, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि म्यांमार में मिलिट्री का शासन है, वहां पे कोई पार्टी या फिर वहां पे कोई प्रधानमंत्री फिलहाल नहीं है, तो वहां के लोग परेशान होकर इंडिया में आ रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारे देश में जनसंख्या या फिर इलीगल माइग्रेशन जो है बढ़ रहा है। इसलिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर बाड़ लगाने की तैयारी कर ली है, यहाँ पे बाड़ लगाई जाएगी। आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक भारत सरकार ने म्यांमार से लगी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने या उस सीमा को बंद करने का फैसला किया है। 4 राज्य हैं, जैसा कि मैंने आपको मैप पर बताया। मणिपुर के मोरए में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही बाड़ लगा दी गई है। हाइब्रिड निगरानी प्रणाली जो बॉर्डर पे है वो लगी हुई है, का उपयोग करने वाली 2 पायलट परियोजनाएं चल रही हैं। ये परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ लगाएगी। इसके अलावा मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और यह काम जल्द शुरू हो रहा है, यानी कि कुछ कुछ किलोमीटर्स में बाड़ लगने शुरू हो चुकी है। और क्या है, मुक्त संचालन व्यवस्था यानी कि फ्री मूवमेंट रिजिम। इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजिम साइन हुआ है। भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता है ये एक, जो सीमा पर रहने वाली स्थानीय जनजातियों को बिना वीजा के एक दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देता है। यानी कि जो म्यांमार के लोग हैं, जो म्यांमार देश के लोग हैं, वो भारत की 16 किलोमीटर तक की दूरी तक इंडिया में घुस सकते हैं। और वहीं जो हमारे म्यांमार के साथ जो स्टेट्स लगते हैं, वो लोग भी म्यांमार के अंदर 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं बिना किसी वीजा के। आगे देखिए, इस समझौते के अनुसार सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के भीतर किसी भी क्षेत्र में रहने वाली स्थानीय जनजातियां 1 साल की वैधता के साथ यात्रा कर सकती हैं, 1 साल तक रह सकते हैं और अधिकतम 2 सप्ताह तक रह सकती हैं। नई प्रणाली भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आंदोलन व्यवस्था नीति को समाप्त कर देगी, यानी कि जो हमारे और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम है, मुक्त संचालन व्यवस्था है, सॉरी यहाँ पे आंदोलन नहीं होगा, संचालन, संचलन, मुक्त संचलन व्यवस्था जो है इसको समाप्त कर देगी, क्योंकि फिर यहाँ पे जो फ्री मूवमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। 4.5 साल के भीतर यह इस काम को पूरा होने की उम्मीद है, यानी कि जो फेंसिंग लगाने की जो टर्म डिसाइड किया गया है वो 4.5 साल डिसाइड किया गया है। सरकार ने यह फैसला देश में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए और मणिपुर और म्यांमार के बीच 390 किलोमीटर लंबी सीमा में से केवल 10 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। तो वहां पे बहुत बड़ा एरिया खुला पड़ा है जिससे लोग आसानी से आवाजाही कर पा रहे हैं। म्यांमार से हमारी कनेक्टिविटी, एक तो म्यांमार के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से कोलकाता से लेके यहाँ पे एक सितवे पोर्ट बनाया जा रहा है भारत के द्वारा। ये सितवे पोर्ट बेसिकली भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत का। हालांकि म्यांमार में मिलिट्री कूप है, यानी कि मिलिट्री का शासन है, फिर भी उस मिलिट्री के साथ भी भारत बड़ी सहयोग के साथ काम कर रहा है। अभी यहाँ से इस तरीके से हम म्यांमार में जाते हैं। ये है चिकन नेक, ये है चिकन नेक वाला एरिया जो कि बहुत सिकुड़ा हुआ है। यहाँ से ऊपर भूटान और यहाँ पे सिक्किम है इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जाते हैं तो बहुत दूर पड़ता है, और अगर यहाँ से जाएंगे तो हमारे जो इधर वाले स्टेट्स हैं, इधर से कनेक्टिविटी बहुत आसान होगी, यानी कि कम दूरी तय की जाएगी इन स्टेट्स के साथ। और म्यांमार भी यहाँ से जो हमारी म्यांमार के साथ जो भी ट्रेड होता है वो भी फिर इतनी लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी अगर ये पोर्ट बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो हमारा भारत
कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो निर्माण कर रहा है, भारत कर रहा है यहाँ पे सितवे पोर्ट बनाकर, एयरपोर्ट नहीं पोर्ट, सितवे बंदरगाह बनाकर। यहाँ से जो टोटल एरिया ना 539 किलोमीटर ही रह जाएगा, बल्कि यहाँ से लगभग बहुत दूर पड़ता है इसके मुताबिक। तो इसलिए भारत यहाँ पे पोर्ट बना रहा है कनेक्टिविटी के लिए। ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया म्यांमार को किस चीज में सपोर्ट कर रहा है। तो जो ये एक कार्गो परिवहन प्रणाली है जो सड़क, नदी और बंदरगाह परिवहन को जोड़ती है। तो जब हम यहाँ पे म्यांमार के साथ भी अगर ट्रेड करेंगे तो इससे जो हमारे इधर वाले बॉर्डर वाले जो स्टेट्स हैं इनको भी सामान जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। जो ट्रेड है इन स्टेट्स के साथ इधर से भी बड़ी आसानी से हो पाएगा और दूरी भी कम तय करनी पड़ेगी। इस जो पोर्ट का इसका लक्ष्य है कोलकाता को म्यांमार के सितवे से और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्व तक जोड़ना है। तो आप देख लीजिए, पहले यहाँ से कोलकाता से सितवे पोर्ट यानी म्यांमार को जोड़ दिया और फिर यहाँ से थ्रू रोड या फिर रेल ट्रांसपोर्ट यहाँ से हमारे इधर मिजोरम, मणिपुर इन स्टेट्स को भी बड़ी आसानी से जोड़ा जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से बेसिकली बहुत दूर पड़ता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2024 पुरस्कार किसने जीता है? तो इनमें से जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड्स 2024 मिला, से सम्मानित किया गया है। जो ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं वो म्यूजिक के क्षेत्र में यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड्स किस फील्ड से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक या फिर संगीत से संबंधित है। देखिए ये आर्टिकल है, शक्ति डिस्प्ले एट ग्रैमीज 5 इंडियंस बैग अवार्ड्स, जाकिर हुसैन गेट्स 3, यानी कि जाकिर हुसैन को इसमें 3 अवार्ड्स मिले हैं। शक्ति बेसिकली एक म्यूजिक एल्बम है। वुन द 2024 ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, यानी जो शक्ति है वो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है फॉर दिस मूवमेंट। इसमें कोई सॉन्ग है जिसको इस अवार्ड जिसमें इस एल्बम को बेस्ट अवार्ड मिला है। The album features the four Indians as well as its founding member, the legendary British guitarist John McLaughlin. तो इसमें ये जो अवार्ड है, ये जो शक्ति एल्बम है, इसमें 4 सिंगर्स इंक्लूडेड हैं, इनमें जाकिर हुसैन भी हैं। तो ये इन चारों ही यहाँ पर अवेलेबल थे ये अवार्ड लेने के लिए। 66वां ग्रैमी पुरस्कार था। ये समारोह 4 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था। अमेरिका के लॉस एंजल्स में यह आयोजित किया जाता है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया समेत 5 भारतीय संगीतकारों ने संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2024 पुरस्कार जीता है। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। टोटल 5 अवार्ड्स भारत ने जीते हैं। देखिए ये 5 नाम है। तबला वादक जाकिर हुसैन है, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, ताल वादक शेलव गणेश विनायक राम। ये सभी लोग दिस मूवमेंट एल्बम था उनके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम पुरस्कार शक्ति को दिस मूवमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल अवार्ड मिला है। इसमें ये लोग शामिल थे। जाकिर हुसैन को पस्तो और एज वी स्पीक के लिए भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। शक्ति जो एल्बम है उसके अलावा पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन और एज वी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है। महान बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के भतीजे हैं राकेश चौरसिया, जिनको अमेरिकी बैंजो वादक बेला फ्लैक और अमेरिकी बेसिस्ट एडगर मी के साथ पस्तो और एज वी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। यानी 3 नाम है इसमें। दिस मोमेंट, पश्तो और एज वी स्पीक, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इन सॉन्ग्स या फिर इन एल्बम्स को ये अवार्ड मिले हैं। बात करें ग्रैमी पुरस्कार क्या होते हैं, तो 4 फरवरी 2024 को ये आयोजित किया गया था और ये म्यूजिक के अवार्ड क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी संगीत के क्षेत्र में। बात करें कि पहला वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 4 मई 1959 को ये अवार्ड पहली बार दिए गए थे। 4 फरवरी 2024 को ये आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने रिसेंटली यूसीसी बिल पास किया है। देखिए
पिछले कुछ दिनों से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम बहुत ज्यादा सुना है, क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड में यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू हो रहा है। जो उत्तराखंड की विधानसभा है, यानी कि उत्तराखंड की जो संसद है, वहां से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 जो है 2024, इसको उत्तराखंड ने पास कर दिया है। ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने इस बिल को पेश किया है और अपने राज्य से पास भी कर दिया है। अभी ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जब इस बिल को अप्रूव कर देंगी तो ये वापस उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड में वापस इसके जो लागू होने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी जब प्रेसिडेंट इसे अप्रूव कर देंगी तो। ठीक है, ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में बात, बेसिक नॉलेज। आगे देखिए, ये है आर्टिकल द हिंदू का, उत्तराखंड असेंबली क्रिएट्स हिस्ट्री। हाँ बिल्कुल, इसे हिस्ट्री माना जाएगा क्योंकि देश में पहली बार किसी राज्य में यह यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि ये एक हिस्ट्री है हमारे राज्य के लिए। आगे देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। पारित होने के बाद यह कानून बनेगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि गोवा में अपना यूसीसी है, जिसे पुर्तगालियों ने लागू किया था। वो हम आगे जानेंगे कि पुर्तगालियों ने गोवा में यूसीसी कब लागू किया था। हालांकि गोवा में जो यूसीसी लागू है वो भारत का लागू हुआ किया नहीं है, इसलिए गोवा को पहला राज्य नहीं माना जाएगा। हाँ, पर बात करें कि कौन से राज्य में यूसीसी लागू है, तो वो गोवा था सबसे पहले जिसमें ऑलरेडी लागू है। अब बात करें कि किस राज्य में लागू हुआ है अभी, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी लागू हुआ है। आगे देखिए, बात करें कि ये जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, बेसिक पहले इसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर उस ड्राफ्ट को संसद में पेश किया जाता है। तो ये ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें थी। इस ड्राफ्ट में 4 खंडों में 4 खंड थे, जिसमें 749 पेज थे। 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग हुई थी इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए। 2.33 लाख लिखित फीडबैक ऑनलाइन लिए गए थे लोगों से। 60,000 लोगों से बातचीत की गई थी इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए। तो ऐसे ही नहीं इसमें कोई नियम लागू किया गया है, इसमें लोगों से, संगठनों से और इस यूसीसी ड्राफ्ट को बनाने के लिए बहुत प्रोग्राम्स किए गए थे इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए। और इस ड्राफ्ट में बहुत बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, एक्स रिटायर्ड जजेस, उनको इस कमेटी में जोड़ा गया था। इस कमेटी के जो मेंबर्स थे, एक कमेटी बनाई गई थी उत्तराखंड द्वारा पहले इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए। उस कमेटी में एक्स सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस, रिटायर्ड जजेस को इसमें मेंबर्स बनाया गया था। आगे देखिए, बिल को लेकर अब आगे क्या होगा। देखिए, उत्तराखंड के बाद भाजपा बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात में भी यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी अपॉइंट की जा चुकी है। देखिए, ये है गुजरात। गुजरात अनाउंसेस फॉर्मिंग अ कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी इन स्टेट। अक्टूबर 29 2022 को हो गया था। मध्य प्रदेश में देखिए, पैनल टू लुक इनटू यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन। ये जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम इन्होंने घोषणा की थी कमेटी बनाने की। तो यहाँ पे कमेटीज बन चुकी हैं, मतलब कि इन राज्यों में भी लागू हो जाएगा क्योंकि बीजेपी को बहुमत है। आगे देखिए, और क्या बताया इसमें। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने यूसीसी को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल किया था। हालांकि वहां पे कांग्रेस जीती है और भाजपा हार चुकी है। हाल के दिनों में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार यूसीसी के फायदों का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि इसे केंद्र स्तर पर लागू करने को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब तक लागू होगा। केंद्र सरकार राज्यों में यूसीसी लागू करने से हुए फायदे सामने आने के बाद इसे देश में लागू करने पर विचार कर सकती है। मतलब कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हो रहा है, उससे पता चलेगा पूरे देश को कि यूसीसी लागू करने का एक्चुअल में कोई फायदा है या फिर क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो उत्तराखंड में लागू होने के बाद पता चलेगा। आगे देखिए, ये बता दिया मैंने आपको। आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या जिसको देश में लागू किया जा रहा है और इसकी क्या जरूरत है, वो भी हम आगे समझेंगे। देखिए, संविधान ने अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का अधिकार दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 44, जिसमें
यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है और राज्य भी उचित समय पर यूसीसी लागू कर सकते हैं। संविधान में ये बोला गया है कि जब उचित समय आएगा तब आप अपने राज्यों में या फिर देश में यूसीसी लागू कर सकते हैं। ठीक है, और जानिए इसके बारे में क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए एक देश एक ये नियम यानी कि वन नेशन वन लॉ का निर्देश देता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इसका मतलब क्या है, शादी तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून होगा। अभी देखिए हिंदू मुस्लिम सिख इन सभी धर्मों में अलग अलग शादी के नियम हैं, अलग अलग तलाक शादी जमीन जायदाद के अलग अलग नियम हैं। तो अभी सभी धर्मों के लिए एक ही नियम हो जाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड में बात करें तो जब पूरे देश में लागू होगा तो पूरे देश के लिए एक ही कानून हो जाएगा। देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और क्या कहा गया है, चलिए जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 जो भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी। संविधान का जो पार्ट 4 है जिसमें डीपीएसपी की चर्चा की गई है, उसके अंदर एक आर्टिकल आता है 44 जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी में जो भी चीज लिखी गई है वो लागू नहीं है, पर इसमें निर्देश की डीपीएसपी में लिखा गया है कि जब समय आएगा तो डीपीएसपी में लिखी गई सारी चीजों को देश में लागू किया जाएगा। जैसे कि और भी पहले कुछ चीजें लागू हो चुकी हैं डीपीएसपी से, वैसे ही डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसको लागू करने के निर्देश कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह हैं। इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। जैसे कि अभी सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए काम कर रही है। देखिए उत्तराखंड में लागू होने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको आसान भाषा में हम समझते हैं। आमतौर पर आपको पता होगा कि दो कानून होते हैं, एक क्रिमिनल कानून होता है और एक सिविल कानून होता है। देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी लूट मारपीट हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। जो ये क्रिमिनल कानून होते हैं इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह के कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान है। जैसा कि आपको पता है कोई भी किसी की हत्या करता है या फिर चोरी करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको एक ही कानून उस पे लागू होता है। पर सिविल कानून में ऐसा नहीं है, इसमें सभी धर्म के लिए उनके अपने अपने पर्सनल लॉज है। यानी कत्ल हिंदू ने क्रिमिनल लॉ में अगर कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान, इस बात से एफआईआर सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता है। सिविल कानून में जहां पे सिविल कानून की बात करें तो सिविल कानून में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी से आपकी मानहानि की हो, या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो, या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो, ऐसे मामलों में कोर्ट क्या करता है, सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाता है। सिविल कानूनों में परंपरा रीति रिवाज और संस्कृति की सभी धर्मों की अपनी अपनी खास भूमिका है। शादी ब्याह और आपस संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। ये सबका पर्सनल यानी सिविलियंस का एक सिविल कानून होते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज संस्कृति और परंपराओं का भी खास महत्व होता है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं हमारे देश में। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम हमारे देश में पर्सनल लॉज कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, उनका खुद का मुस्लिम पर्सनल लॉ है। वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अपने अलग पर्सनल लॉज हैं। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को बिल्कुल खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग लिखी गई है। यूसीसी मतलब सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून, सबके पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। यानी कि पहली पत्नी को जब तक आपकी वो पत्नी है लीगली, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, डिवोर्स
आपसी सहमति से डिवोर्स देके आप दूसरी शादी कर सकते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अधिकार जो कानून है वो बदल जाएगा। समान संपत्ति का अधिकार वो बदल जाएगा। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। यानी कि ये ड्राफ्ट जो यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया है उत्तराखंड ने, उसके अनुसार ये चीजें बदल जाएंगी उत्तराखंड में। मौत के बाद संपत्ति का कानून बदल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। अब तलाक पे भी क्या लिखा, क्या बताया, क्या ड्राफ्ट बनाया गया है। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकता। जब दोनों ही अपने अपने कारण देंगे तभी तलाक दिया जाएगा और तभी आप कोई दूसरी शादी कर सकते हैं। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन उनको करवाना जरूरी है। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था ना उत्तराखंड में, और देश में भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो। पर उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। संतान की जिम्मेदारी। यदि लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। आगे देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा इसका इतना विरोध क्यों होता है और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 है उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर समान कानून लागू करना हमारे हमारा आर्टिकल 25 यानी कि हमें उसके खिलाफ है। यानी कि हमारा आर्टिकल 25 का अधिकार छीना जा रहा है। तो ये एक लूप होल हो गया। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून, अभी मुस्लिम्स के लिए वो लोग अपना शरिया कानून यूज करते हैं जो कि 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय भी है। हालांकि है, बिल्कुल है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आजादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उनको पहले आजादी थी कि वो 4 शादियां कर सकते थे और उनको कोई तलाक भी नहीं देना होता था। वो चारों वाइफ्स को एक साथ भी रख सकते थे या फिर किसी को छोड़ भी सकते थे। ये है उनका नियम। दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है क्या? जैसे कि क्या सिर्फ भारत में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है अल्पसंख्यक या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, या फिर पूरी दुनिया में ही ऐसा कोई लॉ है यूसीसी जैसा? जैसे हमारे देश में यूसीसी है वैसा अदर कंट्रीज में क्या है? अभी तक हमारे देश में तो केवल गोवा में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कि पुर्तगाल में भी यूसीसी लागू है, मतलब सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कोई नियम लागू है? जी बिल्कुल है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ, इसके बाद भी वहां ये कानून लागू रहा था, इसको बंद नहीं किया गया। अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। देखिए, पाकिस्तान में भी जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उनके लिए भी मुस्लिम वाले जो नियम होते हैं वो ही लागू किए जाते हैं। क्योंकि सब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है, चाहे वो हिंदू हो सिख हो। इन देशों में भी जो माइनॉरिटी है उनके साथ भी वही कानून लागू किए जा रहे हैं जो कि वहां की मेजोरिटी के लिए है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इसराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग फैमिली लॉ है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। यानी एक ही लॉ है सभी के लिए। अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी को तलाक से जुड़े मामलों में कुछ छूटें हैं। तो ये है सारा यूसीसी के मामले में, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आपको यूसीसी के बारे में अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 10 फरवरी तक 7वीं हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा?
9 से 10 फरवरी को ये हो रहा है, क्या हो रहा है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। एस जयशंकर इसको हमारा रिप्रेजेंट करेंगे भारत की तरफ से। ये है आर्टिकल हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। विजिट ऑफ ईएएम यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर टू पर्थ, ऑस्ट्रेलिया की सिटी है पर्थ, टू अटेंड द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है जो कि ऑस्ट्रेलिया में 9 से 10 फरवरी 2024 तक चलेगा। ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, थीम ऑफ दिस एडिशन इज क्या है, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, एक स्थिर इंडोनेशियन बनाने के लिए इसकी थीम है। इसमें कौन कौन से, श्रीलंका, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका भी शामिल होंगे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे, और इसमें कौन है, सिंगापुर के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं वो भी शामिल होंगे यहाँ पे। ये 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है जिसमें 22 कंट्रीज के मिनिस्टर्स शामिल होंगे। जो भी इंडियन ओशन में कंट्रीज हैं उनके और मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स एंड 6 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी जिनका इंडियन ओशन में कोई महत्व है वो भी यहाँ पे शामिल होंगे। आगे देखिए, ये है इंडियन ओशन, ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे, ये जो रेड सी वाला पार्ट है ये भी इंडियन ओशन के अंतर्गत ही आता है। ये सारा जो है, जहां जहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर दिख रहा है वो सारा इंडियन ओशन है। यहाँ तक ये सारा इंडियन ओशन है। ओके। यहाँ से फिर ये साउथ चाइना सी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं। बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज देख लेते हैं। मॉरिशियस, मेडागास्कर, सेशल्स, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया का सबसे बड़ा पार्ट इंडियन ओशन में है। ठीक है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज यहाँ पे मौजूद होंगी। यहाँ पे सिंगापुर को भी बुलाया गया है। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे पर्थ में। यहाँ पे आपको इसमें हाईलाइट किया हुआ दिखेगा पर्थ, ये इस साइड है पर्थ। आपको इस साइड वाला मैप यहाँ पे ये दिख रहा है। पर्थ यहाँ इस तरफ की सिटी है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, वहां पे इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्या होगा इसमें, 7वां संस्करण है। इसमें इंडियन ओशन की स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा की जाएगी। हिंद महासागर सम्मेलन के संयोजक आयोजक कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया सरकार है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर है, और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ यूएस एशिया सेंटर जो है वो भी इसका कार्यक्रम का आयोजन का प्रतिभागी है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन प्रतिवर्ष मुख्य रूप से भारतीय विदेश मंत्रालय के इंडिया फाउंडेशन द्वारा भी आयोजित किया जाता है, यानी कि इंडिया फाउंडेशन का भी इसमें रोल है। आगे देखिए, हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख परामर्शदात्री मंच है जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पहली बार इस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 2016 में स्टार्ट किया गया था, सिंगापुर में किया गया था, जिसमें 30 देशों ने भाग लिया था। 6 अभी जो चल रहा है होगा 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होगा 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 फरवरी के बीच में। इससे पहले जो 6th हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था वो मई 2023 में हुआ था, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा यानी कि एंटी चीटिंग बिल नेम्ड पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 नामक एक धोखाधड़ी विरोधी विधेयक पारित किया है लोकसभा से। धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, तो 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना जो है इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे कि इस बिल में आखिर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। कौन सा बिल है ये, सेंटर्स एंटी चीटिंग बिल पास्ड इन लोकसभा। एंटी चीटिंग बिल है यानी चीटिंग को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए एक बिल बनाया गया है देश में। ठीक है। हालांकि हर राज्यों में कोई ना कोई प्रयास किए जा रहे हैं चीटिंग या फिर पेपर को लीक करने को रोकने के लिए, हर राज्यों में कुछ ना कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और केंद्र स्तर पे क्या किया गया है, तो ये बिल पेश किया गया है जिसमें पनिशमेंट होगी 10 इयर्स इन जेल और 1 करोड़ फाइन, ये इसमें लागू होगा। इस बिल का उद्देश्य क्या है, इस बिल का उद्देश्य है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी टू द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम, ये लेजिस्लेशन ने कहा है। बात करें कि इस बिल को लोकसभा में किसने पेश किया है, तो जितेंद्र सिंह जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बिल को, टेक्नोलॉजी आईटी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। कोई भी बिल होता है वो कैसे पास होता है, पहले उसे लोकसभा में पास करवाया जाता है, फिर राज्यसभा में पास करवाया जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, उसके बाद कोई एक्ट जो है वो बिल बनता है।
उसके बाद वो देश में लागू होता है। केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों और संगठनों की जो संगठन इसमें शामिल होते हैं पेपर लीक करवाने में, अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स को पास करवाने में, उन पे कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में पेश किया और उन्होंने क्या कहा वो आप जरूर पढ़ सुनिए मेरी तरफ से। अभी केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसे अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है अभी देश में। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए। ऐसे लोगों से सख्ती से पेश आया जाए और इस लूप होल को, जो हमारे देश में जो स्टूडेंट्स, इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको, उस चीज से निपटा जाए और उनको सही अच्छे तरीके से पेपर देश में करवाए जाए। जो मेहनती स्टूडेंट है उसको उसका हक मिले। इस जो बिल है इसमें 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। इस बिल में कौन कौन से चीजों को अपराध माना गया है, तो किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक करना अपराध है। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना भी अपराध है। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना गलत है। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना भी अपराध है। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना गलत है। जो हमारे इन्वेगलेटर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे क्लास में जिन टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है, जिन लोगों की ड्यूटी लगी होती है, अगर वो किसी स्टूडेंट की मदद करते हैं तो वो भी अपराध है। एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना गलत है। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना अपराध है। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना अपराध है। पब्लिक सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना गलत है। किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जाम को धमकाने या काम करने से रोकना, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना भी, ये सभी जो है अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। आगे देखिए, इस बिल के दायरे में कौन कौन सी परीक्षाएं, केंद्रीय परीक्षाएं शामिल होंगी। क्योंकि ये बिल सेंटर द्वारा लाया जा रहा है तो इसमें सिर्फ केंद्र द्वारा करवाई गई भर्तियों को ही शामिल किया जाएगा। जो आपके स्टेट्स के एग्जाम है उसमें आपके स्टेट्स जो हैं, जो के आपकी राज्य सरकारें जो हैं वो इसके लिए बिल बनाएंगी या फिर वो इसके लिए कोई प्रावधान लागू करेंगी। तो इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस बैंक एग्जाम, और एनटीए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम और राज्य स्तर की परीक्षाएं इसके दायरे में नहीं आएंगी क्योंकि वो उनका स्टेट मैटर है। देखिए, इस बिल में प्रोविजन क्या है। सेक्शन 3, इस बिल का जो सेक्शन 3 है उसमें 15 एक्शंस को रखा गया है, जो मैंने आपको पिछले पेज पे बताया है। फॉर मॉनिटरी और रॉन्गफुल गेन के लिए जो लोग करते हैं उसमें क्या क्या शामिल है। लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, क्रिएशन ऑफ फेक वेबसाइट, कंडक्ट ऑफ फेक एग्जामिनेशन, यहाँ पे ये प्रोविजन है। एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय, ये मैंने आपको बताया था कौन कौन से एग्जामिनेशन। इसमें पनिशमेंट फॉर एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स 3 से 5 साल के लिए, और प्रिजन एंड फाइन अप टू। इसमें अलग अलग जो अपराध हैं उनके लिए अलग अलग फाइन और सजा है। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी संगठन, कोई भी कोचिंग अगर इसमें शामिल होती है तो उस पर है 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का फाइन। ये उसके लिए है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कम है, 10 लाख की, 10 लाख फाइन और 3 से 5 साल की सजा, इस तरह से है। पर जो कोचिंग्स इसमें शामिल होती हैं उनके लिए फाइन थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि उनके लिए बड़ा होना भी चाहिए क्योंकि वो इस चीज से ही लाखों रुपए कमाते हैं। सेम पेपर लीक्स इन, देखिए हमारे देश में पिछले 5 सालों का अगर हम आंकड़ा देखें, तो हमारे देश में पेपर लीक्स इन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 48 क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं 16 स्टेट्स में लास्ट 5 सालों में। ये हमारे देश के हालात है। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी reassured the youth that their sincere efforts for the public examination will be
फेयरली रिवॉर्डेड। इसमें इस बिल से जो ये हमारी देश की युवा पीढ़ी जो तैयारी कर रही है उनको एश्योर किया जाएगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको फेयर तरीके से मिलेगा। क्रिमिनल और ऑर्गेनाइज पेपर लीक माफिया जो है, पेपर लीक माफिया जो है उन पे खास करके ध्यान रखा जाएगा, उनके लिए हार्श पनिशमेंट्स रखी गई हैं। सिक्योरिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमिटी बनाई जाएगी पब्लिक एग्जामिनेशंस के लिए, विल मेक द कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस मोर सिक्योर। इसके लिए जो कंप्यूटर एग्जामिनेशंस होते हैं, हालांकि सेंटर की जितनी भी भर्तियां होती हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, तो इसको और रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ड्राफ्ट मॉडल बिल फॉर द स्टेट्स, ये एक तरह से ये जो बिल है ये स्टेट्स के लिए एक ड्राफ्ट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि अब बाकी के जो सभी स्टेट्स हैं वो इस बिल को कॉपी करके इसी सेम बिल को अपने स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेट्स के लिए हेल्प हो गई है। एग्जाम सेंटर में किसी को भी मिलेगी नहीं, हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है। ये बिल ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा, क्योंकि मोस्टली सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी वजह से ही पेपर लीक होते हैं, क्योंकि पेपर जिसने बनाया है वहीं पे ही कोई ना कोई अधिकारी होता होगा ना, तभी तो वहां से पेपर लीक होता है। इसमें उनको सबसे पहले अपराधी तो वो ही हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। 4 साल तक के लिए एग्जाम सेंटर होगा सस्पेंड। अगर किसी भी एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। मेरे हिसाब से तो 4 साल क्या, पूरे लाइफ स्पेन के लिए उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। यानी उस सेंटर को अगर 4 साल तक के लिए बोला गया है सिर्फ, नहीं होगा। इसके अलावा परीक्षा में गड़बड़ी कराने में मिलीभगत पाए जाने पर सेंट्रल एजेंसी पर भी 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। बिल में जेल की सजा का भी प्रावधान है। इस पे क्या प्रावधान है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो कोचिंग्स हैं। दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन को पेपर बनाने के लिए या फिर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जिसको ऑर्डर दिया गया है, यानी कि जिसको सौंपा गया है काम, उसको भी 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की जेल की सजा होगी, अगर उनमें मिलीभगत पाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा सेशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली होंगी। आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।